is less than equals to should be less than or equals to 5 ohm according to different research organization, and they have given your ground resistance should be, but in ideal condition it should be 0. Okay, so these are the some theoretical point for the अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट और ग्राउंड रेजिस्टेंस में. अब छोटा सा एक मेथड है, उसको देख लेते हैं क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो मेथड टू चेक ग्राउंडिंग. सो मेथड टू चेक ग्राउंडिंग देख लेते हैं क्या होता है. देखते हैं कौन सा मेथड होता है. ठीक है, सो टू चेक ग्राउंड, टू मेजर grounding resistance, to measure grounding resistance, we use a method whose name is fall of potential method. We use a method called fall of potential. ठीक है, क्या मेथड होता है मैं डायग्राम बना रहा हूं, देख लीजिएगा ना. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सपोज ये आपका इलेक्ट्रोड है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड एंड इट इज बरीड इनटू ग्राउंड, एंड लाइक दैट ये आपका इसका ऊपर बना हुआ है ये ना. और हमने क्या किया है, एक वोल्टमीटर लगाया है टू चेक द वोल्टेज, एंड we are using spike. What they are also same thing. So like that, that is 20 meter, and again we are having अब हम एक AC एक अमीटर लगा रहे हैं, और ये AC सोर्स है, और इस AC सोर्स से एक और स्पाइक लगा हुआ है. लाइक ऐसा. ठीक है, और वो भी 20 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है. सो इट इज टेस्ट स्पाइक ए, टेस्ट स्पाइक बी, एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड, इट इज ग्राउंड इलेक्ट्रोड. ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड इज मेजर्ड बाय जस्ट टेकिंग द V/I रेशियो. इट इज मेजर्ड बाय जस्ट रेशियो V/I. ठीक है, तो इसकी कुछ थ्योरी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं. टू मेजर द ग्राउंड रेजिस्टेंस वी यूज ए मेथड दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ पोटेंशियल. इन दिस मेथड वी अप्लाई AC source, and that AC source is giving you current and voltage, and we are having two spike. The spike A is at 40 meter, and in between them or at the half of the distance we use test spike B. अब करते क्या है, टेस्ट स्पाइक A और B, जो B है उसके अक्रॉस हम करंट और वोल्टेज नाप लेते हैं. जो करंट और वोल्टेज जो है जो करंट और वोल्टेज का रेशियो टेस्ट स्पाइक B के बीच में आएगा, दैट इज योर व्हाट, ग्राउंड रेजिस्टेंस. और इन जनरल बात करें तो सीधे डायरेक्ट पैनल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जस्ट यू कनेक्ट यू विल गेट योर ग्राउंड इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस. तो कुछ बातें हैं मैं लिखवा दे रहा हूं जिससे कि आपका ये थ्योरी भी क्लियर हो जाए. ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, थ्योरेटिकल है यहां से. ठीक है, सो थ्योरी इसकी लिखवा दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया. जस्ट टेस्ट स्पाइक जो भी है उसके थ्रू वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट को नाप लीजिए, आपका ग्राउंड रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, तो लिखवा दे रहा हूं
an AC voltage is applied to produce a current I between ground electrode approximate ground electrode and a outer spike, and a outer spike A, which is at 40 meter away from electrode. ठीक है, यहां तक। आगे अगर हम बात करें, द इनर स्पाइक या टेस्ट स्पाइक बी is at 20 meter. Okay, now when this source is activated, this current is measured by this ammeter, and this voltage across this test spike B is measured by this voltmeter, and you just take your ratio and you will get your grounding resistance. So this is a theoretical method. अब हम अगर बात करें तो हमने लो रेजिस्टेंस का एक मेथड पढ़ लिया, ग्राउंड रेजिस्टेंस मेथड मेजरमेंट, और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा अब एक मीडियम रेजिस्टेंस में जो व्हीट स्टोन था वो पढ़ लिया। अब हमारा जो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट है उसका एक टॉपिक रह गया है मेगर, जो कि एग्जाम में काफी आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेगर मेथड। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस ठीक है। सबसे तो पहले देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है। सो अगर पहला पॉइंट की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज व्हाट? इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। ठीक है। नाउ if you know R conductor is rho L by A, that is R conductor is directly proportional to length. But when you study your power system, the R insulation is inversely proportional to length. So here R into length equals to constant, but here R is proportional to length. Now मीनिंग क्या है? अगर आप लेंथ है आपकी 10 किलोमीटर और उस समय रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम, कितना है? 1 मेगा ओम। लेंथ को आप कर दीजिए डबल, 20 किलोमीटर। ठीक है, देन यू सी व्हाट इज योर रेजिस्टेंस बिकम्स। ओके, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए क्या होगा, R2 इंटू L2 बराबर R1 इंटू L1। सो R2 बराबर क्या होगा भाई? R1 कितना है? 1, L1 कितनी थी? 10, वही 20, क्या हो गया? R2 जो हो गया आपका 10 और 1 सॉरी बट 1 मेगा ओम है ना, यस 0.15 मेगा ओम। ठीक है, यहाँ तक मीनिंग क्या है? एज लेंथ इंक्रीजेस insulation resistance decreases, then leakage current increases. When leakage current increases, heat increase, that is power loss. That is what? Power loss. Then overall temperature क्या होगा? Increase होगा, then insulation में get damage. ठीक है, यहां तक बात। आगे अगर हम बात करें, जैसे इसी रीजन की वजह से जो है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम बात करें केबल के इंसुलेशन, केबल की लेंथ बढ़ाते जाते हैं तो केबल का इंसुलेशन रेशियो क्या है? घटता जाता है। इस वजह से जो है हम अपनी केबल को लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई केबल
आर लिमिटेड टू 60 किलोमीटर मैक्सिमम ओनली। ठीक है यहां तक। तो ये तो हमने पहले देख लिया इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल क्या होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहां पर देखिए ना, अगर मैं कोई कैप्चर लूं, एग्जांपल नंबर 2 कैप्स्टर। अगर कैप्स्टर का डायग्राम देखें आप, तो कैप्स्टर का जो डायग्राम होता है ऑलरेडी बता भी चुका हूं। ये सीपी, ये आइडियल कैप्स्टर है। कैसा कैप्स्टर है? आइडियल कैप्स्टर। अगर मैं प्रैक्टिकल कैप्स्टर की बात करूं, then your practical capster is having a capstance in series in parallel. Okay. Now the current in general क्या है, जो आपका कैप्स्टर है वो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, कोई भी लॉसेस क्रिएट नहीं करता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से ही क्या करता है, लॉसी बन जाता है। कैप्स्टर बिकम्स लॉसी। क्लियर है। तो लॉस किस में होते हैं? इसके पैरेलल रेजिस्टेंस में होते हैं। अब यहाँ से बात करें, यहाँ ये आई है, यहाँ ये आई है, लीकेज करंट बोलते हैं इसको। कितना बोलते हैं? नाउ मैक्सिमम करंट जो आपके कैप्स्टर के थ्रू पास हो जानी चाहिए, तो लीकेज करंट जो ये करंट कम हो जानी चाहिए। तो करंट कैसे कम होगी? बी अपॉन आरपी से। आरपी बहुत ज्यादा होता है तभी लीकेज करंट कम होती है, और मैं बता भी चुका हूं इट इज 1/5000 टाइम्स ऑफ एक्चुअल करंट। ठीक है। सो जो कैपेसिटर हैं या डाइलेक्ट्रिक हैं, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इट इज इन मेगा ओम। इन जनरल आइडियल जो है, जो आइडियल है, ये इनफाइनाइट होता है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू जो है इसकी मेगा ओम में होती है। किसकी होती है? सो कैपेसिटर है या डाइलेक्ट्रिक का जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, उसको मेजर करने के लिए हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और आगे मैं बात करता हूं, एक दो एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एग्जांपल 2 हो गए। एग्जांपल 3 में लेता हूं। देखिए, अगर मैं 3rd एग्जांपल लूं तो क्या होगा? एग्जांपल नंबर 3, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो रिवर्स बायसिंग में कैसे होते हैं? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। व्हेन semiconductor devices are in reverse biased कंडीशन। बात ठीक है? बोलो यहां तक पक्का? ये तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो पाया कहां जाता है, कहां है ये। क्लियर है? तो मैंने 3 एग्जांपल देने की कोशिश की। अब मैं बात करता हूं, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के कई मेथड हैं, बट द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड इज व्हाट? योर मैगर। तो हम अपना मैगर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैगर क्या है। ठीक है यहां तक? होपफुली एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे अब आपको। अगले पॉइंट की बात करूं तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैगर, मेथड टू यूज केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मेथड टू यूज केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस ना, तो देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? मैगर। एंड जितने भी मेथड है मैं ऑलरेडी मैं चार्ट में लिखवा चुका हूं। मैगर। ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज द best method to measure cable insulation resistance. It is the best method to measure cable insulation resistance. ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकेंड, in Megger there is no controlling torque. There is no controlling torque. ठीक है यहां तक? तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें नहीं होता है, स्प्रिंग कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है किन किन इंस्ट्रूमेंट में 0 होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपने देखा मैगर में नहीं होता है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं, एनर्जी मीटर में नहीं होता है। एनर्जी मीटर में क्या होता है? इसके बदले में ब्रेकिंग टॉर्क होता है। एक आता है आपका फ्लक्स मीटर। शायद क्या आता है? फ्लक्स मीटर। यस, वी आर हैविंग ए फ्लक्स मीटर। देन पावर फैक्टर जो मीटर होता है, पावर फैक्टर जो मीटर होता है
उसमें भी ये बंदा नहीं होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जो मेगर है द बेस्ट मेथड टू मेजर द केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, लो रेजिस्टेंस मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका, केल्विन स्प्रिच। और मीडियम का अगर आप बात करें तो व्हीटस्टोन, और हाई वैल्यू का तो ये हो गया आपका मेगर। अगले पॉइंट की बात करते हैं भाई, थर्ड पॉइंट, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें, फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट व्हाट, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम जरा एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमारा क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, यहां तक तो लेट्स स्टार्ट द डायग्राम फॉर द फोर्थ पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया ना। सो डायग्राम को देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपका ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना, डायग्राम को मैं बना रहा हूं, आपको जरा देखिएगा। सबसे पहले तो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। दिस इज योर परमानेंट मैग्नेट। दिस इज योर परमानेंट मैग्नेट। ओके, and inside that there is I just take a one circle. ओके, ये रहा आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा ये। एंड अगर हम यहां से बात करें तो ये रही हमारी परमानेंट मैग्नेट। नाउ इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लें। ठीक है, यहां तक, और देखते हैं इसको परफेक्ट तरीके से। This is your permanent magnet. Okay, permanent magnet. Okay, then we have here I am having high voltage source. This high voltage source, high voltage source। ठीक है, यहां तक। और हाई वोल्टेज सोर्स के कनेक्शन क्या है नीचे से, यहां तक देखते हैं। ये रहा हमारे हाई वोल्टेज सोर्स। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम अपनी कवर कर लेते हैं ये कॉइल को। सो ऑन दैट वी हैव कॉइल। ठीक है, यहां तक। सो ये रहा हमारा एक अरेंजमेंट। इस पे एक पेन और ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और ठीक से ड्रॉ हो जाए। सो यहां पर है हमारा जैसे लाइक दैट, और यहां से हमारा गया हुआ है पॉइंटर। क्या गया हुआ है इधर, पॉइंटर है। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंटर, और यहीं पर भी हम बनाएंगे स्केल अपना। ठीक है, दिस इज पॉइंटर शुड बी नाइफ एज। ओके, ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब कुछ कनेक्शन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। और इट इज R1, this is R1 and that is connected to this point. This point, and we are having the next connection to this coil from this high voltage circuit. Then we are having this connection, this point connection to this point. Okay, and we are having one more connection here
let it is this point, and this point is what? R2. This point is R2, this point is R1, and let they are connected through a वायर। आगे हम बात करें, R1 हो गया हमारा, और ये आ गया। अब जिस रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है वो हम यहाँ लगाते हैं, इस साइड, लेफ्ट साइड सबसे ज्यादा लगा हुआ है वो, एंड दिस इज कनेक्टेड बाय दिस पॉइंट, ओके, RX, एंड दिस कॉल्ड लाइन टर्मिनल पॉइंट, line terminal, and this circuit is called guard ring terminal, guard ring terminal, ठीक है यहाँ तक? एनीथिंग लेफ्ट? नहीं। अर्थ वोल्टेज पॉइंट, ये हमारा एक टर्मिनल और बना हुआ है, अर्थ टर्मिनल और लो वोल्टेज पॉइंट, ठीक है यहाँ तक? अब हमारा परमानेंट मैग्नेट तो हमने बनाई दी थी, स्केल और डिजाइन कर लेते हैं। अब स्केल की खास बात इसमें देखिए क्या है। स्केल है, उसकी स्केल की खास बात क्या है? इसकी स्केल जो है वो 0 से इनफाइनाइट या इनफाइनाइट से 0 रेंज में चलती है। इनफाइनाइट और इधर 0 और इधर ओम में, ठीक है यहाँ तक? एनीथिंग लेफ्ट? ये कंट्रोल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, कंट्रोल रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग कॉइल। दिस पॉइंट, डिफ्लेक्टिंग कॉइल, एंड दिस वन is known as कंट्रोल कॉइल, कंट्रोल कॉइल, ठीक है? सो ये तो हमारा डायग्राम हो गया। डायग्राम को एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ओके? सो जो अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो जो मैगर है, इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, देन वी आर हैविंग two resistance R1 and R2, and the known resistance Rx of the cable, a pointer, a scale, and permanent magnet, and 2 coils, okay? So पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? यहाँ तक तो बना लीजिए फटाफट। सो स्टार्ट करें, बताइए, ठीक है? सो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो देखते हैं अपना कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ द मैगर। तो हम कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करेंगे, देखिए क्या क्या चीज होती है इसमें, देखिएगा। सो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहला पार्ट जो है इसका कॉइल्स, ठीक है? पहली जो कॉइल है आपकी वो है एक कंट्रोल कॉइल। कौन सी है? कंट्रोल कॉइल, ठीक है? दूसरी जो कॉइल है वो कौन सी कॉइल है? डिफ्लेक्टिंग कॉइल, ठीक है? यहां तक बात ना? अगर देखें, your controlling torque is via resistance R1, so controlling coil is connected through R1 resistance, so controlling torque is proportional to R1, so your TC is proportional to R1, इक्वेशन नंबर 1, ओके? अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें, तो डिफ्लेक्टिंग अगर देखिए दिस वे, इफ यू चेक दिस वे ना, हाई वोल्टेज सर्किट इज कनेक्टेड टू RX एंड R2, क्लियर है? सो अगर हम बात करें deflecting coil is connected to supply. Deflecting coil is connected to supply through a resistance
R2 एंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बोलो यहां तक। तो अब ये देखो ये दोनों तो सीरीज में है एंड दे आर इन सीरीज एंड दे आर इन सीरीज, ठीक है। चेक कर लीजिए दोनों सीरीज में RX और आपका ठीक है R2 सॉरी, ठीक है ना। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is proportional to that is directly proportional to what? R2 plus RX। बोलो भाई ठीक है यहां तक ना। अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें तो एट स्टडी स्टेट TC is equals to TD, देन TC किसके प्रोपोर्शनल है भाई, देखो R1 की, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, ठीक है। तो इट इज R1 दैट इज इक्वल्स टू, हम कांस्टेंट और डायरेक्ट काट दे रहे हैं, R2 प्लस RX देन योर RX इज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली R1 माइनस R2। ओके, सो ये हो गए आपकी कॉइल्स के बारे में बात, और यही सब नेट कंट्रोलिंग टॉर्क वगैरह सब निकाले। अगले पॉइंट की बात करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट जो है इसका परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो देखो एक इसमें मूविंग कॉइल है और एक परमानेंट मैग्नेट। सो इट इज हैविंग ए PMMC इंस्ट्रूमेंट, ओके। नाउ अब अगर परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेट है वो टाइम के साथ, एज के साथ अगर वीक होती चली जाएगी तो क्या होगा, चेक कर लीजिए। अगर वीक होगी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होगा, क्योंकि आपको पता है इन कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के, ठीक है। सो इफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड weaken then TD decreases, क्लियर है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंटर एंड स्केल। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉइंटर एंड स्केल, ठीक है यहां तक। अब देखो समझो जरा कहानी को। अगर हम पॉइंटर और स्केल की बात करें तो देखो क्या है, जो लेफ्ट पोर्शन है वो स्केल का वो इनफाइनाइट है, और जो राइट पोर्शन है वो क्या है, 0 है। सो दिस इनफाइनाइट इज शोइंग ओपन सर्किट कंडीशन, ठीक है बोलो। मीनिंग क्या है, सपोज आपका कोई केबल है वो ओपन हो गया, कहीं अगर जमीन के अंदर पड़ा हुआ है और किसी ने उसे काट दिया तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तब आपका जो मैगर है वो किधर दिखाएगा, ये पॉइंटर किस डायरेक्शन में जाएगा, ओपन सर्किट कंडीशन में। तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा आपको कि जो आपका केबल है वो कहीं पे कटा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखें, अगर आपका जो केबल है सॉरी पॉइंटर है जो अगर राइट हैंड साइड में मूव करता है तो ये 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। क्या मतलब होता है इसका, शॉर्ट सर्किट। तब क्या होगा, देखिए शॉर्ट सर्किट होता है ना इसका मतलब। तो अगर कहीं हमारा केबल शॉर्ट हो गया है किसी वजह से तो हमारा जो पॉइंटर राइट हो जाएगा। सो जो स्केल इज इन टर्म्स ऑफ योर ओपन एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सो स्केल इज expressed in terms of open and short condition। बात समझ में आ गई ना। अगर आपको केबल का रेजिस्टेंस मेजर करना है, अगर केबल आपका प्रॉपर तरीके से सही है, ना ओपन हुआ है ना शॉर्ट हुआ है, तब क्या होगा, जो आपका पॉइंटर मिड में होगा। सो व्हेन केबल इज इन गुड कंडीशन then pointer is in midway, ठीक है बोलो। तो यही रेसेस शो कर देगा, क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारा है सोर्स, और देख लेते हैं। तो सोर्स को मैं यही लिख दे रहा हूं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स पहले तो सुन लीजिए सोर्स के बारे में ना। सबसे पहली बात तो है हमें सोर्स चाहिए
लार्ज रेटिंग का इसलिए देते हैं क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होता है। बाई चांस क्या हो जाए कि अगर सोर्स इनकेपेबल हो जाए, इतनी करंट फ्लो ना कर पाए, क्योंकि अगर सोर्स आप कम वोल्टेज का ले लेंगे तो क्या होगा, I = B/R से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो करंट क्या होगी, बहुत कम फ्लो करेगी। और उतनी करंट को आपका जो, अगर आपने माइक्रोमीटर या नैनो माइक्रोमीटर नापने के लिए नैनो एम्पीयर करंट हो रही है, आपके पास उतना इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है,